Hello everyone, welcome to Triple S classes. I am Babar, your GS faculty at Triple S. I hope आप सब अच्छे से होंगे और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में डिटेल में हर एक सेक्शन, हर एक शेड्यूल, हर एक पार्ट को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो जो अमेंडमेंट्स इसके अंदर हुई है वो भी देखेंगे और अब तक जो जो सवाल पूछे गए हैं उनका भी एनालिसिस हम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक ब्लूप्रिंट आप लोग देख लीजिए कि हम आगे किस तरह से अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि किस तरह से मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन पड़ती है, किस तरह से पीओके बन जाता है, किस तरह से चाइना अक्साई चीन ले जाता है, किस तरह से साक्षरता वैली बन जाती है, वो हम देखेंगे। दिल्ली एग्रीमेंट, आर्टिकल 370, ओके, वो सब कुछ हम जानेंगे। फिर उसके बाद 2019 के अंदर जब अर्स्ट वाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट किया जाता है तो क्या लीगल प्रोसीजर पार्लियामेंट ने फॉलो किया, पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर्स थी, क्या प्रोसीजर रहा, क्या प्रोसेस हुआ, किस तरह से ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया, वो हम जानेंगे। और उसके बाद जब कोर्ट में केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड था वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम अपने ओरिजिनल टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करेंगे। इस एक्ट के अंदर जो टोटल 14 पार्ट्स, 103 सेक्शन, 5 शेड्यूल है, उन सब के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और एट द एंड मैं आपको कुछ निमोनिक टेक्निक्स, ट्रिक्स के जरिए उनको याद कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद 2019 में तो ये हुआ, 2020 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन आया। ये कमीशन क्या था, डीलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या होता है और जेएंड के डीलिमिटेशन कमीशन क्यों सेटअप किया गया था और इसने क्या रिकमेंडेशंस दी, जिसके बेस के ऊपर आगे इसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की गई, वो सब कुछ हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो जो अमेंडमेंट्स हुई, 2021 के अंदर अमेंडमेंट हुई, 2023 के अंदर दो अमेंडमेंट्स हुई और अभी के लिए जो एक अमेंडमेंट चल रही है, प्रोसेस में है, 2025 की अमेंडमेंट, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये पूरा टॉपिक बनाया हुआ है। फ्लो चार्ट्स का मैंने इस्तेमाल किया, थोड़ा सा सैंपल वगैरह मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको क्या हो जाएगी, ये चीजें समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपको किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एट द एंड जो है मैंने इसके ऊपर लगभग 100 के करीब अलग अलग क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर रखे हैं, इवन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे रखे हुए हैं, जो आपके साथ में डिस्कस करूंगा किस तरह से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, टेलीग्राम है और उसके अलावा हमारे बाकी प्लेटफॉर्म है। ये ट्रिपल एस का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है। तो आप प्ले स्टोर से ट्रिपल एस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे अलग अलग कोर्सेज आते हैं जेके एसएसबी के रिलेटेड, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जहां पर लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको दिए जाते हैं और आपकी लाइव क्लास के अंदर डाउट सेशन के साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जो है आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाती है। ओके, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमने ब्लूप्रिंट देख लिया कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए होंगे, 50-60 क्वेश्चंस वो करवा दूंगा और फिर अब तक क्या क्या इस टॉपिक से अलग अलग एग्जाम में जेकेएसएसबी ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहेगी आगे बढ़ने की। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है ये महाभारत टाइम पीरियड से हमें देखने को मिलती है। महाभारत का इतिहास जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। नीलमत प्राण हमें बताता है कि यहाँ पे महाभारत के टाइम पीरियड पे गोरंदा डायनेस्टी हुआ करती थी। तो स्टार्टिंग में हमने देखा यहाँ पर बड़ी बड़ी हिंदू डायनेस्टीज आई, जैसे कि कारकोटा आई, ठीक है ना, उत्पला डायनेस्टी आई, लोहारा डायनेस्टी आई, उससे पहले गुप्ता डायनेस्टी आई, तो ये अलग अलग डायनेस्टीज आई।
हिंदू रूल्स यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, फिर उसके बाद मुस्लिम रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, शाहमीर डायनेस्टी आई, है ना, यहाँ पे चक्स आए, यहाँ पे मुगल आए, यहाँ पे अफगानी आए, यहाँ पे सिख अंपायर आया, सिख अंपायर के बाद यहाँ पे डोगरा रूल शुरू हुआ। तो डोगरा रूल जब यहाँ पे था, या फिर अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, जब सिख रूल था, तो उस टाइम पे सिख अंपायर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक बैटल होती है। उस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार जिसको हम बोलेंगे 1846 के अंदर। तो 1846 के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा सिख अंपायर को बताया जाता है कि आप बैटल हार चुके हो, तो हमें कुछ कंपनसेशन चाहिए। सिख अंपायर उस टाइम पे ऑलरेडी कियोस में था, वो उनकी उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकता था। तो उन्होंने क्या काम किया, वो चले गए राजा ऑफ जम्मू महाराजा गुलाब सिंह जी के पास। महाराजा गुलाब सिंह जी को महाराजा रंजीत सिंह ने ही, महाराजा रंजीत सिंह जी ने ही उनको राजा ऑफ जम्मू बनाया था, लेकिन थे सिख अंपायर के ही अंदर उस टाइम पे। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा गुलाब सिंह जी के पास जाती है, कहते हैं हमें आप लगभग 75 लाख नानकशाही रुपए दे दो, तो ये जम्मू एंड कश्मीर आप संभालो, हमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, महाराजा गुलाब सिंह जी ईस्ट इंडिया कंपनी को 75 लाख नानकशाही रुपए देते हैं, और मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन पड़ जाती है। मॉडर्न स्टेट का मतलब है कि उनके पास सब कुछ आ गया, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चिन, साक्ष्यगाम वैली, गिलगित बल्तिस्तान, और ये मीरपुर, मुजफ्फराबाद, ये सब आ गया, सबका सब आ गया। इवन के जिसके ऊपर ये पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन है, चाइना की इलीगल ऑक्यूपेशन है, ये सब महाराजा गुलाब सिंह जी के पास आ गया। ओके, तो यहाँ पे डोगरा रूल ऑफिशियली पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शुरू हो जाता है। तो अलग अलग डोगरा रूलर्स आए, महाराजा गुलाब सिंह जी आए, रणबीर सिंह जी आए, प्रताप सिंह जी आए, हरि सिंह जी आए। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, दो अलग अलग नेशंस बन जाते हैं, एक पाकिस्तान बन जाता है, एक इंडिया बन जाता है। तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, 550 से ऊपर की प्रिंसली स्टेट थी, उनमें से एक जम्मू कश्मीर भी थी। इनफैक्ट ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी आफ्टर हैदराबाद। हैदराबाद के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी। इनमें हुआ करते थे राजा। इनको ऑप्शन दिया गया कि भाई अगर आप इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हो इंडिया का करो, पाकिस्तान को करना चाहते हो पाकिस्तान को, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट रहो। तो महाराजा हरि सिंह जी ने क्या कहा, स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के साथ कहा कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करेंगे। पाकिस्तान ने तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, इन्फिल्ट्रेशन की। यहाँ पे महाराजा की आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए उनको इंडिया से हेल्प लेनी पड़ी, तो उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया। ओके, इंडिया को कैसे ज्वाइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया। 26 अक्टूबर 1947 को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई। तो इंडिया को ज्वाइन किया तो जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया, एक इंटीग्रल पार्ट बन गया इंडिया का। तो उसके बाद क्या होता है, यहां पर इंडियन आर्मी आती है, एयरलिफ्ट किया जाता है, क्योंकि सड़कें वगैरह उस टाइम पे जो टनल वगैरह ये तो बने हुए नहीं थे, तो एयरलिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हाई आल्टीट्यूड वॉरफेयर हमें देखने को मिलती है। इंडियन आर्मी क्या काम करती है, बहुत ही बहादुरी से लड़ती है, और पाकिस्तानी जितने भी ये यहाँ पे पाकिस्तानी ट्राइब्स की बात करें, जो पख्तून फाइटर्स थे, और बाकी जितने भी उनके यहाँ पे इरेगुलर्स थे, वो जितने भी यहाँ पर वैली के अंदर आए थे, इंडियन आर्मी ने उन सबको पीछे खदेड़ा। ओके, वैली से बाहर उनको भगाया भगाया, और लगभग ये जो ब्लैक कलर के ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर दोनों आर्मीज पहुंच गई। तो इस तरफ पाकिस्तानी आर्मी, ओके, और इस तरफ इंडियन आर्मी, इस लाइन पे क्या बन जाता है, एक स्टील मेट बन जाता है, यानी दोनों दोनों आर्मी जो थी यहाँ पर आके रुक जाती है। ओके, तो थोड़ी देर के लिए यहां पर क्या किया जाता है, सीज फायर किया जाता है कि अभी के लिए जंग रोक देते हैं। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर पीछे है, इंटरनेशनल बॉर्डर पीछे है, जो महाराजा हरि सिंह जी के पास था वो पीछे है इंटरनेशनल बॉर्डर। अभी के लिए आर्मी यहां पर है, ग्रीन कलर में पाकिस्तान की आर्मी है। फिर मसला चला जाता है यूएनओ के पास, वो यूएनसीआईपी का गठन करते हैं, यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, और यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसके अंदर 3 कॉन्सिक्वेंशियल नॉन बाइंडिंग स्टेप बताए गए कि पाकिस्तान अपनी सारी आर्मी यहां से हटा देगा इस पीओके वाले रीजन से भी। फिर इंडियन आर्मी यहां पर जाएगी, इस एरिया को भी ऑक्युपाई करेगी, लेकिन आर्मी बहुत कम होनी चाहिए कि जितनी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके इस रीजन में। ओके, और उसके बाद जो एक प्लेबिसाइड बोला किया जाएगा, जिसमें विल ऑफ द पीपल देखा जाएगा। जिस तरह से जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम किया गया था, तो उन्होंने इंडिया ज्वाइन किया, तो यहां पर भी करवाया जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या थे, कॉन्सिक्वेंशियल थे, कि मतलब जब पहला होगा फिर दूसरा होगा। अब पाकिस्तान अपनी आर्मी तो नहीं हटाएगा, है ना, तो इसलिए ये सब ऐसे ही रह गया। तो यहां पर क्या है, दोनों आर्मीज यहां पे तब से रुकी हुई है इस लाइन पे, है ना। बाद में जाकर शिमला एग्रीमेंट होगा, तो इसी लाइन को एलओसी बता दिया गया।
फिर उसके बाद हमने देखा यहां पर चाइना भी आ गया, तो चाइना भी ये 60s के अंदर अक्साई चीन भी चला जाता है। 63 के अंदर जो है ये वाला जो एरिया है ट्रांस कैराकोरम ट्रैक, इसको क्या बताया जाता है, साक्ष्यगाम वैली, ये चाइना को पाकिस्तान के द्वारा गिफ्ट कर दिया जाता है कि आप ये पकड़ो। एक साइनो पाक एग्रीमेंट होता है 63 के अंदर, जिसके अंदर चाइना जो है इस रीजन पे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करता है, इसीलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहां से चला दिया चाइना ने। ओके, तो ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में इनकॉर्पोरेट किया जाता है 1949 के अंदर। और इसके अंदर क्या किया जाता है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, जिससे जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना फ्लैग होगा, अपनी सिटीजनशिप होगी, अलग से पीएम होगा। यहां पे पहले पीएम हुआ करता था 65 तक। और अगर कोई भी पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनेगा जो हर एक स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जब परमिशन देगी उसके बाद ही वो यहां पर एप्लीकेबल होगा। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे देश में लगती है तो यहां पे नहीं लगेगी। ओके, ये कुछ सारी बातें उसके अंदर बताई गई थी। डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 17 अक्टूबर 1949। फिर उसके बाद क्या होता है, 1952 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला था उसके अंदर कुछ और पावर दी जाती है 35A के जरिए। क्या, 35A के जरिए, आर्टिकल 35A। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 35A कैसे आया था, तो ये जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे शेख अब्दुल्ला, इनके बीच में हुआ था। और 370 को ड्राफ्ट किसने किया था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, लेकिन उन्होंने 370 को ड्राफ्ट करने से मना किया था। उन्होंने कहा था ये देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ है, प्रोटेस्ट हुआ था, तो उन्होंने माना नहीं। लेकिन नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अयंगर जी को बोला कि आप ड्राफ्ट करो। तो अगर आपसे पूछा जाएगा किसने ड्राफ्ट किया था, तो चीफ ड्राफ्टर आर्टिकल 370 के कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने किया था। तो जिसकी वजह से क्या किया जाता है, ये लोकल ऑटोनॉमी जो है जम्मू एंड कश्मीर को दी जाती है, 370 आ गया। ओके, फिर उसके बाद क्या किया जाता, ध्यान से सुनना, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया जाता। क्या, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उस ऑर्डर का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। इसके जरिए 35A जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लाया जाता है, जिसके अंदर परमानेंट रेजिडेंट्स कि कौन होंगे, यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट्स, यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन होंगे, यानी एक तरह की स्पेशल सिटीजनशिप जम्मू एंड कश्मीर की। ये जम्मू इंडिया के तो सिटीजन है ही, ये जम्मू कश्मीर के भी सिटीजन है। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन होने के नाते उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होंगे, एक्सक्लूसिव राइट, जैसे कि जमीन के ऊपर होंगे, बाहर वाले आके यहाँ पे जमीन नहीं ले सकते थे। ओके, यहाँ पे जो भी फॉर्म निकलेगी, मानो जेके से कोई भी फॉर्म निकालेगी, तो आज यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लड़के लड़कियां आकर यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते थे। ओके, तो इस तरह से क्या किया जाता है, करते करते पूरा जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसको एडॉप्ट कब किया जाता, 17 नवंबर 1956 को J&K की स्टेट असेंबली के द्वारा। और फोर्स में कब आता है, 26 जनवरी 1957 को। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950। जम्मू कश्मीर का फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1957। ठीक है, करते करते हमने देखा ये अलग अलग इवेंट्स होते हैं। ओके, POK बन गया, अक्साई चिन चाइना ले गया, साक्ष्यगाम वैली बन गई। इसी तरह से वो सियाचिन ग्लेशियर भी लेना चाहते थे, बट हमने 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके उनका जो ऑपरेशन अबाबील था उसको फेल कर दिया। इंडियन आर्मी आज भी यहीं पर है। ओके, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। अब यहां पे ध्यान से देखना जो मैं कहने वाला हूं। हुआ क्या था 2019 के अंदर, मैंने इनफैक्ट ये पूरी हिस्ट्री ध्यान से सुनना, 1947 से लेकर 2019 तक जितने भी मेजर इवेंट हुए हैं वो सब मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत डिटेल में, ये सारी चीजें मैंने ऊपर ऊपर से बताई, वहां पे डिस्कस की हुई है। तो मैं उसका लेक्चर का लिंक नीचे आपके साथ शेयर करूंगा, उसको जरूर देखना, वहां पर ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी आपको। 2019 में जब एनडीए की सरकार वापस आ जाती सेंटर में, तो उन्होंने क्या किया, 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया। ओके, और अलग से 2019 के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये पास किया गया, जिसके अंदर जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, ओके,
जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी उसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया जाता है। तो हुआ क्या था, ध्यान से सुनना। टिल 2019 जो अर्स्ट वाइल स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने देखा 370 के जरिए उनके पास क्या था, एक स्पेशल स्टेटस था। 2019 में इसी स्पेशल स्टेटस को एबॉलिश किया गया। तो अब सवाल पैदा होता है एबॉलिश किससे किया गया था। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है, एग्जाम में भी गलत करके आते हैं जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि 370 को किससे एबॉलिश किया गया, तो वहां पर बच्चे क्लिक करके आते हैं, टिक करके आते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, गलत। 35A 370 इनको एब्रोगेट किया गया था किसके जरिए, जिसके जरिए लाया था, लाया किसके जरिए था, इनको लाया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, इसके जरिए लाया था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए लाया था ना, तो हटाया भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ही जरिए। ओके, कौन सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, इसने क्या किया, सुपरसीड किया पुराने वाले ऑर्डर को। ओके, तो 2019 वाला ऑर्डर जो है ये क्या करेगा, एक्सटेंड ऑल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजन है वो सीधे जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई करेंगे। और ये जो 370 है ये अब इनऑपरेटिव हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप इंडिया का खोलोगे वहां पर 370 अभी भी होगा, बट इनऑपरेटिव होगा। क्या होगा, इनऑपरेटिव होगा। ठीक है, ये सब कुछ जब हुआ, फिर उसके बाद क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया। उसने क्या काम किया, उसने इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांटा, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांटा था। ओके, हो गया ये बैकग्राउंड क्लियर। अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया। पार्लियामेंट ने ये काम तो किया कि भाई एक स्टेट थी, अब तक आपने देखा होगा एक स्टेट से अलग स्टेट बनाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाई है ना। स्टेट से स्टेट तो बना हुआ देखा, लेकिन या फिर हमने ये भी देखा कि यूनियन टेरिटरीज थी, उन यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया जाता था। पहली बार हमने देखा कि स्टेट थी, स्टेट को तोड़ा गया, तोड़कर स्टेट ही बनाते थे अलग से, जैसे मैंने बताया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाई। स्टेट को तोड़ा और तोड़कर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई, ये पहली बार हुआ। शोर उठा, सुप्रीम कोर्ट में मसला चला गया। ओके, अब बात ये उठती है पार्लियामेंट के पास ये पावर है भी या नहीं है। पार्लियामेंट ने किन पावर्स का इस्तेमाल किया, तो लीगल प्रोसीजर, क्या लीगल प्रोसीजर पार्लियामेंट ने फॉलो किया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके अंदर 4 आर्टिकल है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, पहले कंट्री का नाम है, टाइप ऑफ पॉलिटी है। ठीक है, इसी तरह से आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, हमारे काम का है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या बताता है, आर्टिकल 3 ये बताता है रीऑर्गेनाइजेशन और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग स्टेट है, आपके कंट्रोल में है, आप उनके एरिया को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, बाउंड्री चेंज कर सकते हो, नाम बदल सकते हो। ये सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, तो अथॉरिटी टू रीऑर्गेनाइज अ स्टेट, और ये कौन करेगा, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट जाहिर सी बात है नहीं कर सकती। और इसके लिए दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर है। यानी कि अगर कोई भी बिल आपने लाना है जो किसी भी दी हुई स्टेट को उसके एरिया को कम करना है या एरिया को बढ़ाना है या उसका नाम बदलना है, इस तरह का कोई भी बिल आपने लाना है तो आप लोकसभा में भी ला सकते हो, राज्यसभा में भी ला सकते हो। जैसे आपको मालूम होगा ये बिल कहां पे लाया गया था, ये बिल राज्यसभा में लाया गया था। लेकिन बिल लाने से पहले आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। प्रेसिडेंट को बताना जरूरी है कि हम ये ऐसा करने जा रहे हैं, आप कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, करते हैं क्या नहीं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर के साथ यहां पे छेड़खानी हो रही है, आपको क्या करना है, जो स्टेट है, जिस स्टेट के साथ ये होने जा रहा है, आपने उसको रेफर करना है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। बट आपको मालूम होगा उस टाइम पे यहां पे असेंबली तो थी नहीं। ठीक है, असेंबली थी नहीं तो फिर किससे पूछा जा सकता था, तो पार्लियामेंट ने ये अपने लेवल पे किया। तो बिफोर रिकमेंडेशन इट शुड बी रेफर टू
रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू एंड कश्मीर में तो उस वक्त असेंबली थी नहीं। ओके, तो अगर होती भी और मानो वो इसका अपोजिट, इसका मतलब इसका अपोजिशन करते, है ना, इसको अपोज करते, कोई फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो बाइंडिंग नहीं होती। इस चीज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मानो कि उस टाइम पे जेएंडके की असेंबली होती, वो प्रोटेस्ट करती, वो अपोज करती इस बिल को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर करना चाहती तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ओपिनियन मैटर नहीं करता। ओके, तो इसलिए अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, तो अगर वो नहीं भी है तो फिर भी बिल को लाया जा सकता है। ओके, सिंपल मेजोरिटी के साथ। इसके लिए आपको कोई 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी या किसी और तरह की एब्सोल्यूट मेजोरिटी कोई जरूरत नहीं। सिंपल मेजोरिटी यानी मोर देन 50% जो मेंबर है प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वहां पे प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं, अगर मोर देन 50% लोग जो प्रेजेंट है उन्होंने वोट किया, 50% से ज्यादा उनकी तादाद है जो यस बोल रहे हैं, तो बिल पास हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। और ऐसा ही हुआ था। जब ये लाया गया 5 अगस्त 2019 को, तो वहां पर 125 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया, सिर्फ 61 अगेंस्ट थे, है ना। तो 125 फेवर में थे, मोर देन 50% फेवर में थे, तो इसलिए ये पास हो गया। ओके, ठीक है। तो 2019 में ये ऑर्डर लाया गया, 35 से हट गया 370 इन ऑपरेटिव, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और वाइल स्टेट, उसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ये समझा जो मैंने अभी आपको ये समझाया, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली दिसंबर 2023 के अंदर ये जो एब्रोगेशन थी आर्टिकल 370 35 ए, इसको क्या कर दिया, अपहेल्ड कर दिया। कहा कुछ भी गलत नहीं है, जो भी हुआ है लीगली हुआ है, लॉफुली हुआ है, कुछ भी यहां पर इलीगल अनलॉफुल नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने यहां पर अभी तक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा, लीगल प्रोसीजर समझा। अब हम जाएंगे फाइनली इस एक्ट के ऊपर। अब इस एक्ट को भी मैं कैसे करवाऊंगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे ओवरव्यू इसका कि ये एक्ट किस चीज की बात करता है। फिर उसके बाद हम इसके सैलिएंट फीचर्स देखेंगे। सैलिएंट फीचर देखने के बाद हम क्या देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या बदलाव आए, लद्दाख के ऊपर क्या बदलाव आए, क्या इंपैक्ट रहे इसके। ओवरऑल इसकी कंपोजिशन समझेंगे कि इसके अंदर कितने सेक्शंस है, कितने पार्ट, कितने शेड्यूल है, वो जानेंगे। और फिर क्योंकि आपको इतना मालूम होगा टोटल 103 सेक्शन है, वो सारी सेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। लेकिन अभी ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस में यहां पे पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज का ही लेक्चर काफी होगा, लेकिन अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अबाउट द एक्ट, इस एक्ट के बारे में। तो ये एक्ट सबसे पहले क्या है, एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। तो जैसे हमने बोला इस तरह का एक्ट ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है। किस लिए लाया गया ये एक्ट, टू कॉन्स्टिट्यूट द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, ताकि जो स्टेट थी अर्स्टवाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, उससे दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी निकाली जा सके, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी। इस एक्ट की अगर हम बात करें कंपोजिशन की, टोटल 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट है, यानी कि पूरा का पूरा एक एक्ट है। उस एक्ट को 14 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, और हर एक पार्ट के अंदर कुछ कुछ सेक्शंस हैं, और टोटल वो कितनी सेक्शन है, 103 सेक्शंस हैं, और इसके अलावा 5 शेड्यूल्स। फाइन। अब ये जो बिल था, जैसे मैंने आपको बताया, इस बिल को आप लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। तो इस बिल को लाया गया था कहां पर, राज्यसभा के अंदर। तो कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल जो होता है उसको पास करने का, बिल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, कोई कानून
कोई कानून बनने से पहले, एक्ट बनने से पहले उसको हम बिल बोलते हैं। जब वो बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के साइन मिलते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है। तो कोई भी बिल नॉर्मली लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के असेंट उसको मिल जाते हैं, साइन मिल जाते हैं। तो वो बिल जो होता है, वो बिल फाइनली इन 3 स्टेप से गुजर के फिर वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। आई बात समझ? तो यहां पर सबसे पहले क्या किया गया, इस बिल को लाया गया। बिल यानी अभी रॉ फॉर्म में है, अभी एक्ट नहीं बना, राज्यसभा में लाया गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा लोकसभा में लाया या राज्यसभा में, आप क्या बोलोगे? राज्यसभा में लाया। किसने लाया? होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा लाया गया 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, इंट्रोड्यूस भी उसी दिन हुआ, पास भी उसी दिन हुआ। टोटल 125 वोट इसके फेवर में पड़े थे, 61 इसके अगेंस्ट में थे। 5 अगस्त को तो ये होता है, 6 अगस्त को फिर लोकसभा में जाता है, लोकसभा में भी पास हो जाता है। 370 वोट इसके फेवर में थे, 70 इसके अगेंस्ट में। फिर उसके बाद क्या होता है, 3 दिन के बाद 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट के भी इसको असेट मिल जाते हैं, परमिशन मिल जाती है, साइन मिल जाते हैं, और ये एक एक्ट बन जाता है। ये एक एक्ट बन जाता है। अब इस एक्ट को फोर्स में लाना है, इफेक्ट में लाना है, यानी देश में लागू करना है। ओके, लागू तो जम्मू कश्मीर में करना था। लागू कब से हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके सैलेंट फीचर्स की। तो इसने क्या काम किया? बाइफर्केशन। जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उसको 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांटा। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी एमएलए वहां पे होंगे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। और दूसरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जहां पर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, यानी वहां पर आपको एमएलए देखने को नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद यहां पर क्या हुआ, क्रिएशन या लीगल बेसिस की बात करें तो जैंड के यूनियन टेरिटरी जो है वो इसी एक्ट की, इस एक्ट की सेक्शन 4 के अंदर बनी है, दिखाऊंगा कैसे। और लद्दाख जो है इसी एक्ट की सेक्शन 3 के अंदर बनी है। और किस मॉडल पे बनाया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239A है, जिसको पुदुचेरी मॉडल भी बोला जाता है, वो जे में अप्लाई किया गया। और वो क्या है? सिंपल मतलब ये है कि पुदुचेरी में भी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी तो है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर एमएलएज भी है, चीफ मिनिस्टर भी होगा। तो इसी तरह से यहां पर भी किया गया, वैसा ही मॉडल यहां पे लाया गया, एमएलएज है, चीफ मिनिस्टर है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या बताया गया कि दोनों यूनियन टेरिटरीज को लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा। ठीक है, और लेजिस्लेटिव पावर की अगर बात करें, लॉ बनाने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी? जे के पास होगी। लद्दाख के पास लॉ बनाने की पावर नहीं होगी, क्योंकि लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। जहां पर एमएलए होंगे, तो लद्दाख में तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है, तो उनके पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। इसी तरह से क्या बताया गया कि जो सेंट्रल लॉज होंगे, जो अब यहां पे अप्लाई होंगे, तो बताया गया कि जो 5th शेड्यूल है वो अप्लाई होगा। 5th शेड्यूल अप्लाई किया, इसका क्या मतलब है कि सेंट्रल लॉज जो थे उनको एप्लीकेबल किया गया। यहां पर बहुत सारे स्टेट लॉज, जो स्टेट जब जम्मू एंड कश्मीर थी उस टाइम पे यहां पे थे, और जब गवर्नर राज, मतलब बीच में यहां पे क्या हुआ होगा कि जैसे मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली वो अभी हाउस में नहीं है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे गवर्नर के जरिए जो है कुछ गवर्नर एक्ट ऑर्डिनेंसेस पास किए गए होंगे। तो चाहे गवर्नर के जरिए आपने कोई लॉ बाईपास करवाया, चाहे स्टेट लॉ, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, और वाइल स्टेट की बात हो रही है, वो रिपील कर दिए जाएंगे उनमें से कुछ, और सेंट्रल लॉज यहां पर एप्लीकेबल किए जाएंगे। तो ये जब हम आगे जाएंगे और आगे हम 5th शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा यहां पर क्या किया गया है, कौन कौन से सेंट्रल लॉज यहां पर अप्लाई। टोटल 5 शेड्यूल हैं इसके अंदर, क्या है? टोटल 5 शेड्यूल हैं इसके अंदर। तो उस 5th शेड्यूल के अंदर बताया गया है कि कौन से स्टेट और सेंट्रल लॉज के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट की गई है, यानी कि कौन से सेंट्रल लॉज यहां पर अप्लाई किए। जैसे 106 सेंट्रल लॉज जो है वो डायरेक्टली अप्लाई किए गए। 153 स्टेट लॉज जो यहां पर थे, स्टेट के टाइम पे जो बने थे, उनको रिपील किया गया। इसी तरह से 11 गवर्नर एक्ट, गवर्नर ने जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर कभी रहा होगा उनके द्वारा जो एक्ट्स बनाए गए होंगे वो रिपील किए गए। इसी तरह से 166 स्टेट लॉज जो होंगे ऐसे होंगे जिनको कंटिन्यू किया गया कि ये कंटिन्यू रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो उनकी यहां पर बात हो रही है। ओके, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट फीचर है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज का, लद्दाख का भी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का भी कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। ये साइलेंट फीचर्स है। ओके, तो अब हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, लद्दाख के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। ध्यान से सुनना। जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसको बनाया गया, क्रिएटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 4 किसका? रीऑर्गेनाइजेशन का। टोटल कितनी सेक्शन है? 103। और उनमें से सेक्शन 4 के अंदर, जब आप सेक्शन 4 खोलोगे तो सेक्शन 4 के अंदर क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। ओके, इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है सेक्शन 4 के अंदर बनाई गई है। तो जम्मू एंड कश्मीर तो बनाई गई सेक्शन 4 के अंदर, कैसी होगी वो टेरिटोरियल कंपोजिशन, क्या क्या आएगा उसके अंदर? सभी डिस्ट्रिक्ट आएंगे पुरानी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के, बस 2 को छोड़कर, लेह और करगिल के अलावा बाकी जो 20 डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सारे के सारे उसके अंदर होंगे। साथ ही साथ यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ओके, जिसका ड्यूरेशन कितना होगा, टर्म कितनी होगी? 5 साल की। तो पहले यहां पर क्या होता था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, अगर मैं बात करूं लेजिस्लेचर की, तो यहां पर होती थी बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी एक होता था अपर हाउस, एक होता था लोअर हाउस। लोअर हाउस को हम क्या बोलते थे? लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर एमएलए बैठते थे। अपर हाउस को क्या बोलते थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पर एमएलसी बैठते थे। अब ये अपर हाउस आपका नहीं होगा, सिर्फ लोअर हाउस होगा जहां पर एमएलए बैठेंगे, और पहले वो 6 साल के लिए बैठते थे, अब 5 साल के लिए बैठे। ओके, सीट्स सीट्स भी इंक्रीज की गई, एमएलए की सीट भी इंक्रीज की गई, 107 से 114 कर दी गई। और साथ ही साथ 24 सीट पीओके के लिए, यानी आपका जो मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ का कुछ एरिया, ऊपर गिलगिट बल्तिस्तान वाला एरिया जो पूरा का पूरा पीओके था, अब जो नीचे वाला एरिया हमारा बचा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो आएगा, ये वाला एरिया, ठीक है, इसके लिए जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, सीट्स वैकेंट रहेंगी कि कल को जब हम पीओके को अपने कंट्रोल में ले लेंगे इन फ्यूचर, तो ये 24 सीटें जो है, 24 लोग जो होंगे वो उस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे फ्यूचर के अंदर। ठीक है, इसी तरह से जो है यहां पर बात की गई एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन होगी, जहां पर पहले एसटीज के लिए रिजर्वेशन नहीं होती थी, है ना, तो अब एसटीज को भी रिजर्वेशन मिलेगी। इसी तरह से बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये क्या काम करेगा, ये 2 औरतों को लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नॉमिनेट करेगा। इलेक्शन नहीं होंगे, नॉमिनेट करके उनको लाया जाएगा, एमएलए की पोजीशन उनको मिलेगी। और यहां पे जो मंत्रिमंडल बनेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनेगी, यानी कि जो सरकार पावर में आएगी उसकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, है ना, कि भाई ये माइनिंग मिनिस्टर, ये हेल्थ मिनिस्टर, ये एजुकेशन मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनेगी वो कितनी होगी? 10% होगी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग सीएम, कि भाई जितने आपके पास टोटल हैं, टोटल जितनी मानो भाई 10, 90 सीटों पे इलेक्शन हुए, तो इसका 10% कितना बनेगा? 9। यानी आपका जो मंत्रिमंडल होगा, आपके पास जो मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो 9 होगी इंक्लूडिंग सीएम। ठीक है, फिर इसी तरह से क्या बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है वो किन किन चीजों के ऊपर लॉ बना सकती है, कहां कहां पे कॉम्पिटेंट है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट लिस्ट में आने वाला मैटर उसके ऊपर लॉ बना सकती है। इसका क्या मतलब है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखोगे 3 तरह की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो लिस्ट है, इसके अंदर वो सब्जेक्ट दिए हैं, वो चीजें दी हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे बैंकिंग के रिलेटेड, जैसे डिफेंस के रिलेटेड, जैसे करेंसी के रिलेटेड, जैसे फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट दिए जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे मानो लोकल लेवल के जो होंगे, जैसे एजुकेशन के रिलेटेड, फॉरेस्ट के रिलेटेड, लिक्वियर, ये लोकल लेवल की जो चीजें हैं इनके रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। फिर तीसरी लिस्ट आती है कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर दोनों लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। जैसे फॉरेस्ट होता है, तो फॉरेस्ट का किसके अंदर आता है? आपकी कनकरेंट लिस्ट के अंदर। तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब बात है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी किसके ऊपर लॉ बना सकती है, तो कहा स्टेट लिस्ट में हर एक चीज के ऊपर लॉ बना सकती है, और कनकरेंट लिस्ट में भी हर एक चीज के ऊपर लॉ बना सकती है, बस 2 चीजों को छोड़कर, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। तो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस के रिलेटेड
कोई भी कानून आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकती। ओके, ठीक है। सीएम की अपॉइंटमेंट की बात करें तो सीएम को कौन अपॉइंट करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसका ये मतलब नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो मन आएगा किसी को भी उठाकर चीफ मिनिस्टर बना लिया, नहीं। वही जो प्रोसीजर है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो होता है कि भाई इलेक्शंस होंगे, जो गवर्नमेंट या जो कोलिशन, जो पार्टी या जो कोलिशन मेजोरिटी लाएगी, मेजोरिटी लाने के बाद वो ग्रुप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी और वहां पर वो ग्रुप दिखाएगा कि ये हमारे लीडर हैं, आप इनको सीएम बनाइए। तो वो फिर जिसने मेजोरिटी लाई होगी, उनका जो लीडर होगा उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, है ना। पीएम को भी सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसे ही अपॉइंट किया जाता है, इसलिए यहां पे लिखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा। ओके, फिर यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 41 क्लॉज 1, जम्मू एंड कश्मीर के बजट के साथ डील करती है कि भाई किस तरह से बजट प्रेजेंट किया जाएगा, कौन करेगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, वो यहां पर बताई गई हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे। हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात की गई है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो दोनों यूनियन टेरिटरीज को सर्व करेगा, यानी लद्दाख के लिए भी वही हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर के लिए भी वही हाई कोर्ट है। फिर उसके बाद इमरजेंसी एक्सटेंशन की अगर बात करें तो जो आपकी मानो इमरजेंसी लग गई, उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो टर्म है यानी 5 साल है ना, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी अगर लगी तो उस टाइम पे उसका टाइम बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड करता है इमरजेंसी कितने देर के लिए बढ़ी है। ओके, तो मानो कल को कोई जंग वगैरह होती है बहुत बड़ी, और उस केस में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो उस टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, और ऊपर से 5 साल हो गए आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा कि फिलहाल जो पार्टी पावर में है, जिस तरह से काम चल रहा है गवर्नमेंट का, होने दो जब तक ये हालात ठीक नहीं होते। ओके, इसका ये मतलब है। फिर इसी तरह अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है, वो एडवोकेट जनरल जम्मू एंड कश्मीर का है उसको अपॉइंट करेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रिलेटेड थी। लद्दाख की बात करें तो इसको सेक्शन 3 के अंदर बनाया गया है। तो सेक्शन 3 जब आप पढ़ोगे ना, ये पार्ट 2 के अंदर आती है। सेक्शन 3 में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर कंप्राइजिंग ऑफ करगिल एंड लेह। इसके अंदर क्या होगा, लेह और करगिल, बस। यहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पर नहीं होगी, नो लेजिस्लेटिव असेंबली, तो नो एमएलए, ये एमएलए लिखना था मैंने, ये ठीक कर लेना, नो एमएलए। ओके, और उसके अलावा जो है लोकसभा में सिर्फ एक सीट इनकी होगी, लोकसभा में सिर्फ एक सीट। ओके, हो गई ये चीज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस एक्ट की कंपोजिशन की। कल हम क्या करेंगे, कल हम नेक्स्ट क्लास में ये सभी सेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं यहां पे। इस एक्ट को जब हम देखते हैं, ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट, ओके, इसके अंदर टोटल कितनी है, टोटल है 103 सेक्शन। पूरे एक्ट के अंदर, पूरे एक्ट को डिवाइड किया गया है 14 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स के अंदर, 14 पार्ट्स के अंदर आप देखोगे 14 पार्ट है। हर एक पार्ट के अंदर कुछ कुछ सेक्शंस हैं। जैसे आप देखोगे पहले पार्ट के अंदर 2 सेक्शन है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा पार्ट है, उसके अंदर 3 से लेकर 7 तक सेक्शन है। तीसरा पार्ट है 8 से लेकर 57 तक इसके अंदर सेक्शन है। तो टोटल 14 पार्ट है, 103 सेक्शन और 5 शेड्यूल्स। 5 शेड्यूल्स की अगर मैं बात करूं कौन कौन सी है, तो शेड्यूल 1 है, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है, अपर हाउस को, यानी राज्यसभा। तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर से जो राज्यसभा में एमपी जाएंगे उनकी बात यहां पर है। फिर शेड्यूल 2 के अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की गई है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब लोकसभा के एमपीज की यहां पर बात की गई। थर्ड के अंदर किसकी बात की गई, थर्ड के अंदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी एमएलएज की बात की गई है। तो इसको देखो कैसे, पहले अपर हाउस राज्यसभा, फिर लोअर हाउस लोकसभा, और फिर आ गया यहाँ पे असेंबली में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे याद रखना, अपर हाउस, लोअर हाउस और फिर स्टेट असेंबली, मतलब स्टेट तो नहीं कह सकते, यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। पार्ट 4 के अंदर जो है ओथ्स और एफर्मेशन की बात की गई है कि किस तरह से जो मेंबर चुनकर आएंगे उनकी ओथ कौन लेगा, उस ओथ के अंदर क्या उन्होंने कहना है, वो सारी बातें की गई है। और पार्ट 5 के अंदर बताया गया है, जो अभी मैं बोल रहा था, पार्ट 5 बोल रहा हूं मैं, शेड्यूल 5 के अंदर बताया गया है कि वो सेंट्रल लॉज
जो यूनियन टेरिटरीज में अब अप्लाई होंगे। तो शेड्यूल 5 के अंदर सेंट्रल और स्टेट लॉज की एडजस्टमेंट की बात की गई है। जैसे कि बोला है सेंट्रल लॉज के कॉन्टेक्स्ट में कि 106 सेंट्रल लॉज जो होंगे वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अब अप्लाई होंगे। ठीक है, जो पहले नहीं थे अब होंगे। इसी तरह से जब ये स्टेट हुआ करता था 2019 से पहले, उस टाइम पे अलग अलग लॉज पास हुए होंगे, उनमें से 153 लॉज जो है उनको हम रिपील कर रहे हैं, अब वो यहां पे नहीं चलेंगे। और इसी तरह से कुछ गवर्नर के द्वारा बनाए गए एक्ट थे, 11 ऐसे गवर्नर एक्ट थे, उनको भी रिपील कर दिया गया, वो भी अब नहीं चलेंगे। बट 166 स्टेट लॉज जिनके अंदर कुछ गवर्नर एक्ट भी आएंगे वो कंटिन्यू ही रहेंगे। ठीक है, ये कहां पर बताया है? 5th शेड्यूल के अंदर बताया गया है। ओके, फिर अगर हम पार्ट्स की बात करें तो टोटल कितने पार्ट हैं? टोटल हैं 14 पार्ट्स। ओके, तो इन पार्ट्स और इनके अंदर जो जो सेक्शंस हैं, इन सब को मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ बहुत डिटेल में हर एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक एक सेक्शन को बहुत ही डिटेल में मैं समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि आपको ये बिल्कुल जबानी याद हो जाना चाहिए। मैं दिखाऊंगा किस तरह से चेंजेस की गई, ओरिजिनल एक्ट कैसा था, फिर उसके अंदर चेंजेस कैसे आई, मैं वहां से आपको दिखाऊंगा हर एक चीज। डीलिमिटेशन कमीशन, फिर ये हर एक चीज जो है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम कवर करेंगे। ठीक है ना, जो जो अमेंडमेंट की गई उन सभी अमेंडमेंट्स के बारे में भी यहाँ पर अच्छे से बात की जाएगी। फ्लो चार्ट मैंने बनाए हुए हैं अच्छे से, क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर दिखाए बनाए हुए हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम ये बाकी सारी जो चीजें हैं जो भी रहा वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और एक बार ये मैं सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद करने का तरीका क्या है। मेन चीज है वो कि हमें ये याद रहना चाहिए। समझ तो आ जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में हमें भूल जाएगा किस सेक्शन के अंदर क्या बोला है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप उसको समझाने को तो समझाओगे, 1 घंटा उसके बाद लेक्चर भी दोगे, लेकिन आपको पॉइंट ही भूल गया वो कहाँ पे था। तो ये सबसे बड़ी समस्या, हमें एग्जाम पास करना है, हमें सिर्फ लेक्चर नहीं देने हैं। तो इसलिए उस चीज को भी मैं लास्ट में कवर करूंगा। पहले मैं आपको अच्छे से समझा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको याद करना है। तो आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं, यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।